Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे. अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए. तो चलिए, ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के अंदर फ़ायदा पहुंचाएगी और इसके अंदर हम MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर. हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में? मॉक्सी के रेफरेंस पे. ये क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सीतू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है. फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये मिशन है नासा का. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है. हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या फिर वो तीनों ही सही हैं. हमारा आंसर क्या होगा? डी, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है. ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है. मार्स के ऊपर एक मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा अभी. उसके अंदर से ये निकला बाहर और फिर इसने ऑक्सीजन क्रिएट की, 5 ग्राम ऑक्सीजन क्रिएट की, जिसके लिए जो 10 मिनट के लिए एक इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए मार्स के ऊपर काफ़ी होती है. इसका नाम मैंने अभी पहले बता ही दिया है. और ये जॉब है इसकी, ऑक्सीजन एटम को तोड़ेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. और ये एक इलेक्ट्रिक ट्री की तरह है. किसने कहा था ये? मिशेल H.M.I. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है. सिल्क प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कितना है उसके लेकर. इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का वर्ल्ड के अंदर. फिर क्या है? दूसरी स्टेटमेंट क्या है? इंडिया के अंदर 4 वेरिएंट्स पाए जाते हैं सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, जिनमें से मुगा है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. सिल्क समग्र, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड लीड कर रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए सिल्क का लास्ट 5 ईयर के अंदर. हमारा 1 and 2, 1 and 3, देन 2 and 3 एंड 1 to 3. हमारा आंसर क्या होगा? ए. देख लेते हैं इसके बारे में कुछ. ये ऐसे दिखाई देते हैं. इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन के द्वारा बताया गया है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क के मामले में, और इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट है सिल्क प्रोडक्शन के अंदर. ये डाटा है 25 जून 2020 का. इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए कैसे ठीक हुआ? क्योंकि इसने कहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ये तो नहीं कहा फर्स्ट है, सबसे आगे है. सेकेंड लार्जेस्ट तो है, इसलिए ये आंसर हमारा ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मामले में इनमें से बताना है कि आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी. WPI है वो सिर्फ गुड्स को कंस्ट्रेन करता है, सर्विसेज को नहीं. देन WPI है वो कैप्चर करता है एवरेज मूवमेंट जो होलसेल प्राइस की गुड्स के होती है, और प्राइमरीली यूज़ किया जाता है GDP डिफ्लेटर की तरह. WPI क्या है? हाइयर वेट जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की उसका है. और CPI है वो ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड्स आइटम का है. फिर क्या है? RBI कंसिडर करता है WPI को अपने पर्पज़ के लिए कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे सेट करेगा. हमारा ऑप्शन क्या है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर 2 3 4. हमारा आंसर 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो हमारा आंसर हुआ ए. चलिए जान लेते हैं इसके बारे में. WPI है वो बेसिकली कैप्चर करता है एवरेज मूवमेंट जो होलसेल प्राइस में होती है गुड्स के, और प्राइमरीली यूज़ किया जाता है GDP डिफ्लेटर की तरह. WPI है वो हाइयर वेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, और CPI है वो ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड आइटम होता है. और WPI मेन मीट्रिक ऑफ पर्पज़ है ये सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी का. ये हमने जान ही लिया है, वही है सब. अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर करनी है इन सभी स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अभी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? ये कोड यूज़ किया जाता है सेंसस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर. फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ये पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट्स बी, सेकेंड ओनली. देख लेते हैं क्यों. क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सेट है जो गाइडलाइंस होती हैं इशू की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा. पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन के बीच में रिस्पेक्ट स्पीच पोलिंग डे के टाइम पे, और पोलिंग बूथ्स के पास में पोर्टफोलियोज, इलेक्शन मैनिफेस्टो और प्रोसेसिंग
और जनरल कंडक्ट कैसे होगा, इन सब के बारे में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज कर इन आइसलैंड को अरेंज करना है हमें वेस्ट से ईस्ट में। हमारा पहला ऑप्शन है सुमात्रा आइलैंड, फिर है सुलावेसी आइलैंड, फिर है जावा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी। पहले आएगा सुमात्रा आइलैंड, फिर आएगा जावा और फिर आएगी सुलावेसी। देखें मैप के ऊपर, ये सुमात्रा आइलैंड, ये सुमात्रा आइलैंड है, फिर ये जावा है और ये सुलावेसी। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे। ओके, अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? हमें बतानी कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 21st अमेंडमेंट बिल के 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सिंधी लैंग्वेज। देख लेते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के सिंधी लैंग्वेज है जो 15th लैंग्वेज बनी थी 8th शेड्यूल के अंदर, इस अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई थी। 8th शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अंदर है आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कन्नकी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नीति आयोग है उसका फोकस है नेशनल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी का। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर। हमारा पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा है MSME, फिर है एजुकेशन, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। हमारा आंसर क्या होगा? MSME और ऑयल एंड नेचुरल गैसेज, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ B, 2 and 5 ओनली। जान लेते हैं इसके बारे में। नीति आयोग ने डिसाइड किया है कि वो 5 सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा ताकि बेनिफिट किया जा सके AI का, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। जैसे कि पहला है हेल्थ केयर के ऊपर, इसके अंदर अब एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी हेल्थ केयर की बढ़ाई जाएगी। फिर एग्रीकल्चर के अंदर, इसके अंदर फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, और जो वेस्टेज होती है उनके क्रॉप्स की, उसे रिड्यूस करने की बात की जा रही है। फिर है एजुकेशन, इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेस उसकी दोनों को ही बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ़िशिएंट कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ताकि बार्गेनिंग की जाए अर्बन पॉपुलेशन की। फिर स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर स्मार्ट और सेफ मोड में ट्रांसपोर्टेशन और इसकी अच्छी मैनेजमेंट की जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, जतन एक सॉफ्टवेयर है, रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किससे रिलेटेड है? ये हेल्प करता है, हमारी पहले स्टेटमेंट है, ये हेल्प करता है माइग्रेंट वर्कर को कनेक्ट करने के लिए अथॉरिटीज़ के साथ में, ताकि उनकी रीलोकेशन किया जा सके। फिर है ये एक पोर्टल है जो कोविड-19 पेशेंट्स को एम्बुलेंस सर्विस देता है। फिर क्या है, ये डिजिटल इम्प्रिंट्स करता है ऑब्जेक्ट की प्रिजर्व किए गए हैं जो म्यूज़ियम के अंदर, कि हम इस पोर्टल से जो बुकिंग है टिकट्स की, ट्रेन्स की, वो जल्दी से कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ये है 3rd ओनली। देख लेते हैं, जतन एक वर्चुअल म्यूज़ियम बिल्डर सॉफ्टवेयर है जो सर्टेन डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट करता है म्यूज़ियम की, और ये डिप्लॉय किया गया है सेवरल नेशनल म्यूज़ियम्स के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट है, ये एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जो डिजिटाइज करेगा वैक्सीन स्टॉक्स को। इसका एम है स्ट्रेंथनिंग और इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसे ई-विन बुलाया जाता है, इसे यूज़ किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के द्वारा, ताकि वो मॉनिटर कर सकें सप्लाई चेन जो कि कोविड-19 रिस्पॉन्स मटेरियल से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है किसके मामले में? प्रोजेक्ट दंतक के मामले में। पहली स्टेटमेंट है, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है BRO का, ये अपनी डायमंड जुबली मना रहा है भूटान के अंदर। फिर क्या है? फंक्शनिंग, ये किसके अंदर काम करता है? BRO किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंदर ये काम करती है सभी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की जो है वो। हमारी स्टेटमेंट क्या है? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है?
हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और डी है हमारा 1 ओनली। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट्स बी। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 2015 से, और BRO इंगेज करता है रोड कंस्ट्रक्शन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए जहाँ डिफ़िकल्टी आती है और इनएक्सेसिबल होता है जो ये रीजन, उसके लिए बॉर्डर एरियाज़ में कंट्री के अंदर। ये एब्रीवेशन है, इसे बुलाया जाता है BRO। फॉर्मेशन हुआ था 7 मई 1960 में। पर्पज़ क्या है इसका? प्रोवाइड करवाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म्ड फोर्सेस को इंडिया और फ्रेंडली नेशंस की। हेडक्वार्टर है सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली के अंदर। और रीजन सर्व्ड की इसके द्वारा कहाँ कहाँ काम किया गया है? इंडिया के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। और इसके अभी करंट में DG कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe also for various sessions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.